नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। सीधा आपको ले चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको सुनाते हैं। यूं कह लीजिए कि नोक-झोंक कह लीजिए, और नोक-झोंक करते करते सत्ता पक्ष ने अपनी बात रखी, विपक्ष ने अपनी बात रखी। लेकिन जिस प्रकार का आचरण हमारे, जो मैं कहूंगा सबसे सीनियर सदस्य हैं, जो खुद विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, उनकी तरफ से जब बिल की कॉपी को फाड़ा गया, उन्होंने सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, उसको ठेस पहुंचाने का कार्य किया। गर्मा गर्मी के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ कहा, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि शायद इसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, तो तुरंत उन्होंने उठ करके कहा कि जो ये शब्द मैंने कहे वो मैं वापस लेता हूं। लेकिन मैंने श्री कादियान जी से ये कहा कि ये सदन की मर्यादा का हनन है, ये सदन की गरिमा के खिलाफ है, आप इसके ऊपर खेद प्रकट करिए। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो हमारी विधानसभा है, ये लोकतंत्र का मंदिर है, और इस मंदिर के अंदर अगर इस प्रकार का आचरण किया जाए तो वो लोकतंत्र के लिए घातक है। मैंने उनसे बात कही कि आपने सदन का अपमान किया है, इसलिए आप सदन से माफी मांगिए। मुझे कोई आवश्यकता नहीं कि वो मेरे से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि मैं आपसे, मैं कहा नहीं, ये अवमानना सदन की हुई है, ये अपमान सदन का हुआ है, इसलिए उनको सदन से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन उसके पश्चात कांग्रेस के सभी सदस्य वॉकआउट कर गए। दूसरी सीटिंग के अंदर भी वो आए। श्रीमती किरण चौधरी उस समय के अंदर उपस्थित नहीं थी। जब दोबारा सदन के अंदर आए तो श्रीमती किरण चौधरी जी ने कहा कि मैं उनको इस बात के लिए राजी करके लेके आती हूं। मैंने कहा ठीक है, हमें कोई इसमें कोई अपनी बहुत ज़्यादा उसका विषय नहीं है, लेकिन सदन की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आज क्योंकि हमने आज दूसरी सिटिंग इसलिए की थी कि सभी के सभी सदस्य राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा में भाग ले सके, और आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बाकी सभी सदस्यों ने खुल करके इस चर्चा में भाग लिया। सर, अगर जो कांग्रेस के विधायक हैं रघुवीर कादियान, अगर वो माफी मांग लेते हैं तो क्या फिर से जो नेम किया गया पूरे फिर वापस लिया जाएगा क्या? नहीं, देखिए, वो अगर ऐसा करते हैं तो हम निश्चित तौर पर इस पर विचार करेंगे। सर, उनकी तरफ से लगातार ये भी कहा गया कि वो सिर्फ महज एक कागज का टुकड़ा था, बिल नहीं। बिल्कुल गलत है, यही गलतफहमी। जब कोई भी बिल सदन के अंदर पेश हो जाता है, सदन के अंदर प्रस्तुत हो जाता है और उसके ऊपर चर्चा शुरू हो जाती है, वो एक सदन का लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। और सदन के अंदर किसी भी ऐसे पेपर को फाड़ना, जो हमारा नियम है और कानून है, उसके अंदर प्रतिबंधित किया हुआ है, जो हमें सभी सदस्यों को जो दिशा निर्देश है अपने नियमों के अंदर, कानून के अंदर,
वो यही है कि कोई भी सदस्य सदन के अंदर किसी भी प्रकार का पेपर जो है वो फाड़ेगा नहीं। सर इसके बाद इस प्रकार की कोई और घटना अगर इस घटती है तो उसके लिए भी कोई इंतजाम? नहीं, देखिए, हमारे पास जो हमारा कर्तव्य है, सदन की गरिमा, सदन की मर्यादा बनी रहे, उसके लिए मैं सभी अपने सम्माननीय सदस्यों से बार बार निवेदन करता रहा हूं और अभी भी निवेदन करूंगा कि यदि सदन की गरिमा गिरती है, यदि सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती है, तो वो सभी जो हमारे सम्माननीय सदस्य हैं उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। तो इसलिए किसी भी सदस्य के मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे, इसलिए सदन की गरिमा बनाए रखना हम सब का कर्तव्य है। कल उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई करेंगे। स्वागत है। स्पीकर साहब, कल भी रघुवीर कादियान की तरफ से एक आरोप लगाया गया था, उनकी तरफ से एक डिप्टी कमिश्नर का हवाला दिया गया था। आपने कहा था कि अगर कोई तथ्य है तो वो सामने रखें, और मुख्यमंत्री की तरफ से इसमें कहा गया कि इस तरीके के आरोप लगाए जाएंगे बिना तथ्यों के तो प्रिविलेज मोशन। मैं इसी पर एक और जोड़ना चाहूँ। पिछले सत्र में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक चैट कन्वर्सेशन था वो पढ़ा था और उसके बाद उन्होंने भी वो डॉक्यूमेंट्स देने के लिए मना कर दिया था। नहीं तो इस प्रकार का आचरण कि आप सदन में कुछ भी कहें लेकिन तथ्य कोई देने से इनकार करें, तो मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं। तो अब सर सोमवार की क्या रहेगी कार्रवाई? सिंगल सिटिंग रहेगी जब तक मुख्यमंत्री जवाब देंगे? हाँ, सोमवार का जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया हुआ है वो सिंगल सिटिंग, और वो 11 बजे शुरू होगी। धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने सुना विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने क्या कुछ कहा। विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन हंगामेदार रहा। सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शाम करीब 6:15 बजे तक चली, जिसके बाद सदन को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और इसी के साथ इस दौरान गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक पेश होने पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसे लेकर कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान को पूरे सत्र से ही सस्पेंड कर दिया गया। कादियान को सस्पेंड करने से गुस्साए कांग्रेस विधायकों ने सदन से ही वॉकआउट कर दिया। तो आज विधानसभा सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है और सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। फिलहाल आज पूरे दिन की अगर बात करें, सदन में काफी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। सीएम ने कहा कि गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक पेश किया गया, जिसमें विपक्ष के विधायकों ने ऐतराज जताया। इतना ही नहीं, सदन में विपक्ष ने बिल की कॉपियां भी फाड़ी, सदन की मर्यादा का भी उल्लंघन किया। कुल मिलाकर आज एक स्थिति जो पैदा हुई है वो आप लोगों को भी जानकारी है कि जब एक बिल पेश किया गया जो धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2022, उसके पेश करने पर हमारे विपक्षी मित्रों ने उस पर कुछ ऐतराज किया। और ऐतराज करें तो कोई बात नहीं, लेकिन एक ऐसी घटना वहां घटी जो वास्तव में विधानसभा की मर्यादा के खिलाफ ही होती है। हम बांटने का काम नहीं कर रहे हैं। हम तो ये स्थितियां बिगड़े नहीं, वो ठीक बनी रहे, सौहार्द भाईचारा बना रहे, इसके लिए बिल्कुल आए हैं। क्योंकि पिछले काफी समय की घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसके अंदर धोखे से, विवाह का लालच देकर के, पैसे से विदेश भेजने की बातें, बिजनेस व्यवसाय कराने की बातें, ये घटनाएं घट रही हैं और उसके कई प्रमाण भी हैं, उसके कई एफआईआर भी लिखी गई है। तो वो सारी घटनाएं हो रही हैं और उसके बाद उन झगड़ों में से जब परिवार के लोग सहमत नहीं होते तो उनके अपने झगड़े होते हैं। और बहुत से लड़के लड़कियां जब घर से भागते हैं और वो धर्म परिवर्तन के नाम से भी उसमें से कई चीजें आती हैं। इसमें धर्म परिवर्तन करना या ना करना विषय वो नहीं है, अनैतिक तौर पे नहीं होना चाहिए। धर्म परिवर्तन मना ही नहीं है,
धर्म परिवर्तन में संविधान में भी एक अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से, मन से समझ करके और किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी धर्म में जा सकता है, ये स्वतंत्र है। और इस एक्ट में भी ये लिखा है कि अगर कोई घोषणा करके और डिप्टी कमिश्नर को अप्लाई करते हैं कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं, कर सकता है। नहीं, कोई धार्मिक स्थान कहीं भी बनाए, लेकिन जैसे मैं बताया कि झूठा प्रचार करके, जैसे आपने जिस समाज का नाम लिया, उनके फंक्शन चलते हैं, चंगाई सम्मेलन, और उस चंगाई सम्मेलन में हमने भी कई बार छोटे होते देखा है कि आप आ जाओ, इस भगवान की शरण में आ जाओ और आप तुरंत चंगे हो जाओगे। चंगे यानी ठीक हो जाओगे, बीमारी है खत्म हो जाएगी, आपका लंगड़ापन है खत्म हो जाएगा, आपकी आंख खराब है ठीक हो जाएगी। ये जो अंधविश्वास की बातें धार्मिक एक औरा दे करके लोगों को बताई समझाई जाती हैं, ये भी एक प्रकार से लोगों को बहकावे में ला करके और गलत रास्ते पर चलाने का है। इस पर चंडीगढ़ में बीजेपी की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। बैठक के समापन होने के बाद हमारे पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बाबा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। आप इस समय देख रहे हैं गजेंद्र शेखावत जो है हमारे साथ इस समय चल रहे हैं, और इस समय समीक्षा बैठक जो है चंडीगढ़ में रखी गई थी और उसकी अध्यक्षता जो है गजेंद्र शेखावत कर रहे थे। और शेखावत जी क्या आज की बैठक का कारण, सबसे पहले मुख्य कारण? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा है कि जब भी हम चुनाव में जाते हैं, चुनाव के ठीक बाद में, परिणाम से पहले ही प्रत्याशियों के साथ में बैठ करके, जिलाध्यक्षों के साथ में बैठ करके, पार्टी के जो विस्तारक गए होते हैं उनके साथ में, चुनाव समिति के साथ में बैठ करके पूरे चुनाव का एक आकलन करते हैं कि इस चुनाव में क्या हुआ है, कैसा हुआ है, क्या अनुभव रहे हैं, कहाँ कमियां हैं, कहाँ, इन सब विषयों पे बात की। और मुझे बहुत खुशी है कि पंजाब के सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी स्तर के कार्यकर्ताओं ने इसमें बहुत ही उत्साहजनक प्रदर्शन जैसा किया और काम जिस तरह से किया, उन सब विषयों के ऊपर अपनी टिप्पणियां। और पुराने साथी विक्रम मजीठिया ने कहा कि बीजेपी के साथ हम देखिए, ये उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा जो स्टैंड क्लियर है कि अभी तक हमारा कोई गठबंधन किसी साथ में नहीं होगा, ये हमने तय कर रखा है। अब आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार गजेंद्र शेखावत को घेर कर इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, समर्थक, और खास तौर पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज 73 के 73 प्रत्याशी भी यहां भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा बैठक में बुलाए थे, और इसी बैठक की अध्यक्षता जो है गजेंद्र शेखावत कर रहे थे, और जिन्होंने कहा कि अभी श्रोमणी अकाली दल से जो बयान आ रहे हैं वो उनका पर्सनल व्यक्तिगत वो बयान हो सकता है, लेकिन अभी इस पर किसी तरह की चर्चा न हुई है और ना ही पार्टी में इस तरह की चर्चा के कोई आसार हैं। अभी नतीजों पर सबकी नजर है और 10 मार्च को देखेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहरा पाएगी। आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और पंजाब बीजेपी में अहम भूमिका निभाने वाले नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों के बारे में खासा ज्ञान नहीं है। हमारे ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बाबा ने खास बातचीत की और क्या कुछ कहा उन्होंने, इस रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ गरेवाल साहब हैं, और गरेवाल साहब इस समय सबसे पहली उत्सुकता यही है कि आज समीक्षा बैठक का कारण। हाँ जी, आज समीक्षा बैठक हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, तो हमारी पार्टी ने भी की है। क्या कमी रही, क्या अच्छा हुआ उसमें, क्या कैसे अनुभव रहे, क्योंकि हर संगठन, हर व्यक्ति एक्सपीरियंस से सीखता है। एक ग्रेजुएशन होती है, एक एजुकेशन होती है। ग्रेजुएशन डिग्री होती है, एजुकेशन जो है वो एक्सपीरियंस होता है, तजर्बा ज्यादा सिखाता है, उससे नहीं सीखता कोई, इसीलिए प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं सबको। राहुल गांधी का बयान आया कि प्रधानमंत्री तो चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, लेकिन यूक्रेन में विद्यार्थी फंसे हुए उनका ख्याल नहीं है। ऐसा है, यूक्रेन में राहुल गांधी शायद सोए हुए हैं। उनकी पार्टी के लोगों की, खुद पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट ने आलोचना की कि चुनाव ही जरूरी नहीं होता, ये भी जरूरी होता है कि वैसे भी सेवा की जाए। तो उसने यूक्रेन के मुद्दे पे की है। जितना हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है, इससे पहले किसी सरकार ने कभी किया नहीं है। आज पाकिस्तान के लोगों को तिरंगा अपने चारों तरफ ओढ़ के निकलना पड़ रहा है, ताकि तिरंगे की इज्जत वहाँ प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाई है, हमारी सरकार ने बढ़ाई है। गरेवाल साहब, आप पंजाब की राजनीति से बहुत वाकिफ हैं। पंजाब मॉडल की बात कांग्रेस कर रही थी, लेकिन यूक्रेन मुद्दे पर पंजाब के सभी आला नेता चुप्पी से साधे हुए हैं, क्या कहेंगे?
हाँ, तो वो साधे हुए हैं। हमारी पार्टी ने तो उसके लिए कमेटियां बनाई हुई हैं बाकायदा, और उनके वीडियोस उनका सब आपको मिल जाएगा, सारा कुछ तैयार हो रहा है। विक्रम मजीठिया कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद सरकार बना सकते हैं अकाली दल के साथ में। ऐसा कुछ नहीं है, कोई विचार नहीं है हमारा, और हमारी पार्टी का ये सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, वो अपने आप कह रहे होंगे, और हम लोग अकेले चलेंगे अब मैदान में, और हमारी पार्टी मजबूत होने जा रही है बहुत। कितनी सीटें कहते हैं? हम लोकसभा की 10 जीतेंगे आगे, लोकसभा की 10। लोकसभा की 10 सीटें और विधानसभा 73 में से कितनी मानते हैं? अब ये तो ज्योतिषी बताएगा। चलिए, अब आपने देखा कि गरेवाल साहब ने भी चुटकी लेते हुए यही कहा कि आने वाला जो समय है वो बताएगा कि विधानसभा में कितनी सीटें आती हैं, लेकिन 10 की 10 सीटें जो हैं वो लोकसभा का की बात करते हुए राजेंद्र सिंह गरेवाल ने ये बात कह दी है कि 2024 में पंजाब की 10 सीटों पर जीत का परचम जो है भारतीय जनता पार्टी लहराएगी। तो ये कहीं ना कहीं गरेवाल साहब की ये चुटकी, एक तरफ उन्होंने तंज कसा राहुल गांधी पर भी कि आज पाकिस्तान के लोगों को भी तिरंगा झंडा ओढ़कर यूक्रेन से निकलना पड़ रहा है। ये देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, जहां कई केंद्रीय मंत्री यूक्रेन पहुंचकर वहां से विद्यार्थियों को निकाल रहे हैं। बहरहाल आज की इस बैठक के कई अंदाजे जो है लगाए जा रहे हैं, और अब ये देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को क्या करे, कितनी सीटें लेकर के पंजाब में एक नई भूमिका बना पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा। लेकिन चुनावी नतीजों पर हर खबर की नजर बनी रहेगी। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण। हरियाणा विधानसभा सत्र का तीसरा दिन आज रहा। इस दौरान कई विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा, तो वहीं कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखा और सरकार से इन समस्याओं पर ध्यान देने को कहा। उसी तरह से कोसली विधानसभा क्षेत्र में जखाड़ा, लीलोड़, बोका, नांगल, भगवानपुर, धवाना, इस तरह से 33 केवी के पावर हाउस पास किए गए हैं। लेकिन इनमें दिक्कत कहाँ आ रही है? इनमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि पहले तो पंचायत प्रस्ताव कर देती थी, उसी पे ही बिजली विभाग उसमें अपना वो खोल देता था। लेकिन आज वो समस्या इसलिए आ रही है कि नया कोई कानून इस तरह का आ गया, अब वो पहले बिजली विभाग को उस जमीन को स्थानांतरण करे और उसका बिजली विभाग पैसा दे, तो उसमें तो बरसों समय लग जाएगा। लेकिन वोल्टेज की कमी है, इसलिए इन क्षेत्रों में उसकी पहले की तरह ही तर्ज पे उसका भी निवारण किया जाए। ठीक उसी तरह से आज बाईपास में दिक्कत आ रही है, तो भूमि अधिग्रहण नियम भी, जो रोडों के लिए अगर दिक्कत आती है तो उसमें भी भूमि अधिग्रहण नियम में भी कानून में बदलाव लाना चाहिए। नहीं तो बरसों बरस जो बाईपास हमारे रह जाते हैं वो आज भी उम्मीद करे बैठे हैं कि वो बनेंगे, लेकिन वहाँ किसान अपना मुआवजे की कीमत इतनी ज्यादा बोल देते हैं जिसके कारण वो सब चीजें रुकी हुई है। उसी तरह से खरीफ फसल का मुआवजे की बात अभी सदन में आई थी, तो मेरा निवेदन यही है कि भाई किन अधिकारियों ने रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ को इग्नोर करने का प्रयास इसमें किया है। क्योंकि आपने देखा खरीफ फसल के समय हमारे यहाँ भी 20-25 गांव में पानी जलमग्न हो रहा था, उसमें कपास भी खराब हुई, बाजरा भी खराब हुआ, धान भी खराब हुई। लेकिन दक्षिणी हरियाणा का यह क्षेत्र, मैं देखता हूँ मेरा क्षेत्र जो कोसली विधानसभा है वो झज्जर से भी अटैच है और मेरा कोसली विधानसभा दादरी से भी अटैच है। तो बीच में ऐसा क्या कारण हो गया कि एक विधानसभा को छोड़ दिया गया? तो इसलिए उन अधिकारियों ने ये गड़बड़ जरूर करी है। जब सारा जलमग्न हो गया तो उसमें परसेंटेज कहां से पैदा हो गई? तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन सरकार से है कि उसकी एक बार पुनरावृत्ति कराते हुए जिन अधिकारियों ने गलती करी वो उनको सजा। चंडीगढ़ में डॉक्टर हरजोत कमल सिंह मौजूदा विधायक होने के साथ बीते 2 दशकों से कांग्रेस पार्टी में कार्यरत थे, लेकिन यहां पर मोगा में सोनू सूद की बहन मालविका सूद को कांग्रेस पार्टी का टिकट दिए जाने के बाद डॉक्टर हरजोत कमल सिंह ने बीजेपी से विधानसभा चुनाव लड़ा। वहीं हरजोत कमल ने हर खबर के ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह से खास बातचीत की। इस दौरान डॉक्टर हरजोत कमल सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जहां एक तरफ आज भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की, वहीं सभी 73 उम्मीदवारों को भी यहां बुलाया गया इस बैठक में। और एक ऐसी सीट जो बहुत ज्यादा हॉट रही पंजाब में, मैं बात कर रहा हूं मोगा की।
जहां के मौजूदा विधायक कांग्रेस पार्टी से आते हैं डॉक्टर हरजोत कमल, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनकर चुनावी रणभूमि में उतरे और मालविका सूद के साथ बहुत कड़ी टक्कर कही जा रही है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि 10 मार्च को एक तरफ कांग्रेस पार्टी के आप मौजूदा विधायक रहे और अचानक से भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा और सामने अब उस पार्टी के साथ कंपटीशन रहा जिस पार्टी में आप काफी समय तक रहे? मेरे वास्ते पार्टी मैटर बहुत करती थी, बट जिस तरीके दे नाल सारे घटनाक्रम होया ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ 6-6 7-7 ਭੋਗ ਮੈਰਿਜ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਖੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ, लोक सेवा दी। डॉक्टर साहब, ये खबरें भी 20 फरवरी को मोगा से आती रही कि सोनू सूद को कहीं पोलिंग बूथ पर जाने से रोका गया है, उनकी गाड़ी भी जब्त की गई थी। तो क्या अपने स्टारडम का फायदा उठाया जा रहा था, ये कारण बना? मेरा ख्याल स्टारडम का फायदा जितना कांग्रेस पार्टी ने सोचा था उतना वो उठा नहीं पाए। देवर सेइंग के ही इज ए सेलिब्रिटी एंड वो उससे प्रचार कराएंगे पंजाब में भी और यूपी में भी, लेकिन आप लोगों ने जैसे देखा वो मोगा में भी प्रचार नहीं कर पाए अच्छी तरह। ठीक है, पहले दिनों में वो खूब निकले हैं, उन्होंने अपने फंड्स को यूज किया है जो इकट्ठे किए थे लोगों से, शायद उनको भी यूज किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों में मोगा में ये चीज का असर रहा कि लोगों ने स्टारडम को नहीं काम को पहचाना है। आज समीक्षा बैठक है और आज समीक्षा की गई है, 73 के 73 उम्मीदवार पहुंचे हैं, तो मोगा की भी समीक्षा हुई होगी। गजेंद्र शेखावत जी भी मौजूद हैं, अश्विनी शर्मा जी मौजूद हैं, सुभाष शर्मा जी, सभी मैं ये कहूंगा कि पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या समीक्षा निकल कर आई खास तौर पर मोगा? ये बीजेपी में आने के बाद मुझे पता चला कि ये लोग अपने परिवार के जैसे हर एक के साथ व्यवहार करते हैं और एक टीम बना के काम किया है। मुझे इलेक्शन में भी बड़ा सपोर्ट किया, चाहे मोगा में 1-2 लोगों को छोड़ के, और बाकी जो ऊपर है हाई कमांड उसने भी बहुत सहयोग दिया। आज तो सिर्फ एक औपचारिकता की बैठक थी, थोड़ी बहुत समीक्षा हुई है, बाकी समीक्षा तो उस जो मशीनें हैं उसमें बंद पड़ी है, वो 10 कोई निकलेगी बात। तो पिछली बार आप जितने मार्जिन से जीते थे, क्या लगता है अब पार्टी भी बदल दी, भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो क्या वो रिकॉर्ड टूटेगा? क्या जीत सुनिश्चित मानते हैं? मुझे गट फीलिंग है इसका। कोई देखो, कोई अगर आपने झूठ बुलाना तो जितना मर्जी बुला लो, हर एक कैंडिडेट के जो साथी होते हैं वो उसको उसी की जीत का बताते हैं और जो भी समीक्षा होती है वो अपने लोगों से ही होती है। ये थे डॉक्टर हरजोत कमल, और जिन्होंने कहा कि मेरी गट फीलिंग है कि आने वाली 10 मार्च को जीत का परचम जरूर लहराएंगे। अब ये देखने वाली बात है कि क्या हरजोत कमल एक बार फिर अपनी जीत सुनिश्चित कर पाते हैं। ये तो अब ईवीएम मशीन में बंद है और 10 मार्च शाम होते होते हर खबर के माध्यम से आप तक हम जरूर लेकर के आएंगे। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।